साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो हिंदी पेडागोजी की सीरीज वह लगातार चल रही है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। आज हम इस टॉपिक के में बात करेंगे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है और भाषा शिक्षण क्या है। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर देखें तो आज के हम टॉपिक में बात करेंगे भाषा शिक्षण। यानी भाषा शिक्षण का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें भाषा का ज्ञान दिया जाता है। यानी ऐसी प्रक्रिया, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हमें भाषा का ज्ञान कराया जाता है या किसी भी बालक या बालिका, छात्र या छात्राओं को भाषा का ज्ञान कराया जाता है वह भाषा शिक्षण कहलाता है। एक जैसे इंग्लिश भाषा, हिंदी, उर्दू, यानी कोई भी भाषा हो, जिस भाषा का ज्ञान दिया जाए, जिस भाषा के बारे में ज्ञान दिया जाता है वह भाषा शिक्षण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए भाषा शिक्षण में इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखता है। ठीक है, अगर भाषा शिक्षण में बात करें तो उन सारी चीज़ों पर बल दिया जाता है जिनसे माध्यम से बच्चा क्या पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है और लिखना सीखता है। यह किसमें ध्यान दिया जाता है? भाषा शिक्षण में। यानी बच्चों को जब भाषा का शिक्षण या अधिगम कराया जाता है तो इसमें बच्चों के पढ़ने, लिखने और बोलने पर सबसे अधिक बल दिया जाता है कि बच्चा जब कितना फास्ट बोल सकता है, कितना तेज गति से लिख सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बालक के अंदर भाषा का विकास कैसे किया जा सकता है, यह भी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है। यानी बालक का पढ़ना, लिखना, बोलना तो ठीक है, लेकिन उस बालक के अंदर भाषा का विकास, यानी वह कैसे बोलेगा, कैसे लिखेगा, कैसे पढ़ेगा, इस कौशल का भी विकास करना ही किसके अंतर्गत आता है? वह भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें प्यारे साथियों कि भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, हमने क्या पढ़ा वहाँ पे पिछले सेशन में कि भाषा शिक्षण क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। जो पहला सिद्धांत है हमारा वह है अनुकरण का सिद्धांत। यानी यह सिद्धांत यह बताता है कि बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक होता है वह किसके माध्यम से सीखता है? अनुकरण के माध्यम। अनुकरण का मतलब होता है देखकर सीखना, नकल करके सीखना। ठीक है, बालक अपने परिजनों, साथियों की भाषा का अनुकरण करते हुए सीखता है। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो आप देखते होंगे कि बच्चा क्या होता है कि जो बड़े होते हैं उनकी बोलियों का, उनकी भाषाओं का, उनके रहन सहन का, उनके खान पान का क्या करता है? वह नकल करता है। तो जो बालक होता है वह बड़ों के और अपने परिजनों व साथियों के साथ अनुकरण करके, यानी जैसे वह करते हैं वैसा ही वह बालक करके सीखने का प्रयास करता है। यह किसका सिद्धांत है? अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा हमारा सिद्धांत अभिप्रेरणा अथवा रुचि का सिद्धांत है ना। यह सिद्धांत यह बताता है कि बालक तभी भाषा सीखता है जब वह प्रेरित होता है, उसमें सीखने की प्रति रुचि होती है। यानी इसमें क्या होता है, यदि बालक को भाषा सीखने का मन नहीं है तो उसे कोई भाषा सिखा नहीं सकता। तो यह सीधी सी बात है कि भाषा सीखने में, भाषा के ज्ञान में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? अभिप्रेरणा अथवा रुचि का सिद्धांत। यानी अगर बच्चे की रुचि नहीं है, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के तौर, अगर आपका मन आज खाना खाने का नहीं है तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितना भी चाह ले, आप खाना नहीं खाएंगे। वह कितना भी अच्छा मीठा पकवान रख दे, कितना भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन रख दे, आप वहाँ पे खाना नहीं खाएंगे। ठीक इसी प्रकार जिस तरह जब बालक भाषा सीखता है तो वह प्रेरित होता है। यानी आप प्रेरित का मतलब मोटिवेशन। जैसे ही बालक क्या होता है? मोटिवेट होता है। यानी जब वह दूसरों को करते हुए देखता है तो वह मोटिवेट होता है कि वो सीख रहा तो मैं भी सीखूं, है ना। फिर क्या उसमें रुचि होती है। अगर बालक के अंदर कोई भी चीज़ करने की, अगर उसके अंदर भाषा सीखने की रुचि नहीं है तो वह भाषा नहीं सीखेगा। आप चाहे कितना भी अच्छे से सिखाइए, चाहे आप कितना कोशिश करिए, यदि बालक में भाषा सीखने का मन नहीं है तो वह भाषा नहीं सीखता है। तो यहाँ से सीधी सी बात यह क्या होती है, साबित होती है कि यहाँ पे जो अभिप्रेरणा यानी प्रेरणा यानी मोटिवेशन और जो रुचि है यानी इंटरेस्ट है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता भाषा अधिगम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभ्यास का सिद्धांत, यानी भाषा कौशल का विकास अभ्यास पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? अभ्यास पर। यानी बालक जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उसका ज्ञान भाषा का कौशल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, बालक जितना अभ्यास करेगा उतना ही भाषा वह सीख पाएगा। यानी बालक जो होता है वह जितना, अगर मान लीजिए अगर उससे भाषा 100% सीखना, अगर वह 50% अभ्यास करता है तो 50% ही सीख पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब होता है एक क्रिया को बार बार करना। जैसे आप जो है तो बार बार लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? बार बार लिख रहे हो तो एक ही क्रिया कर रहे हो, आवृत्ति, है ना। तो इसमें क्या होता है? आवृत्ति का सिद्धांत यह बताता है कि बालक अगर भाषा का प्रयोग बार बार करता है तो वह आसानी से भाषा सीख सकता है ना। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जो लगभग 7 से 10 साल के, तो वह क्या करते हैं? साइकिल चलाना सीखते हैं। तो साइकिल क्या एक दिन में तो नहीं बन जाती, वह साइकिल को बार बार चलाएंगे, प्रयास करेंगे, गिरेंगे, है ना। फिर एक न एक दिन ऐसा आता है कि जो बालक होते, जो बालिकाएं होती हैं, वह साइकिल चलाना सीख जाती है। इसी प्रकार जो भाषा सीखना, जो भाषा शिक्षण होता है वह आवृत्ति पर आधारित होता है। यानी अगर बच्चा उस भाषा का प्रयोग बार बार करेगा, यानी अगर वह पानी बोल रहा है तो पानी को अगर बार बार बोलेगा, मान लीजिए 8 से 10 बार, तो हो सकता है वहाँ पे जो बच्चा होगा वह आसानी से उस भाषा को सीख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह बोल रहा है कि आवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार जो बालक होता है अगर वह उस भाषा का प्रयोग बार बार करता है तो वह क्या कर सकता है? उस भाषा को सीख सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाल केंद्रिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि बालक को भाषा का ज्ञान देते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्रियाकलाप बालक की क्षमता, उसकी योग्यता और उसकी रुचि के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ से सीधी सी बात है कि जो भाषा शिक्षण का ज्ञान है वह पूर्णतः बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षा केंद्रित। देखिए बाल केंद्रित कैसे होना चाहिए? यानी जो भाषा शिक्षण का ज्ञान है वह बालक की योग्यता, उसकी रुचि और उसकी क्षमता के अनुसार उसे जो है तो भाषा शिक्षण या भाषा अधिगम कराना चाहिए। क्योंकि जैसे आपके पास अगर मान लीजिए 10 किलो का डब्बा है, उसमें आपको 10 लीटर पानी ही आएगा, लेकिन अगर आप उस पर जो है 15 या 20 लीटर पानी डालेंगे तो सीधी सी बात है वह पानी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो एक छोटे बच्चे होती है उनकी एक निश्चित क्षमता होती है, निश्चित रुचि होती है और निश्चित अभियोग्यता होती है। तो हमें जो बच्चों की उन रुचियों, उन क्षमताओं के अनुरूप ही भाषा शिक्षण का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको क से या फिर वर्णमाला वगैरह, है ना, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। अगर थोड़े बड़े हैं तो उनको वाक्य संरचना, वाक्य विन्यास या अन्य जो भाषाई ज्ञान है उनकी योग्यता, क्षमता व उम्र के अनुसार उन्हें भाषा का ज्ञान कराना चाहिए। सीधी सी बात है यहाँ पे हमें जो है तो भाषा शिक्षण कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं। जो हर व्यक्ति, देखिए आप हमसे भिन्न है, हम आपसे भिन्न है, आपसे कोई और भिन्न है ना। यह भिन्नता व्यक्ति की विभिन्नता कहलाती है। जो भिन्नता होती है यानी अलग अलग, सबकी अलग अलग रुचि होती है, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, और ये जो क्वालिटियाँ होती है सबकी अलग अलग क्या कहलाती है? विभिन्नता कहलाती है। ये क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है ना। ये बहुवचन है और ये एक वचन। ठीक है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कोई जल्दी सीखता है तो कोई देर से सीखता है, कोई हमेशा याद रखता है तो कोई जल्दी भूल जाता है। तो यहाँ पे अगर बच्चों की जो क्वालिटी देखें, जो बच्चों की जो गुणवत्ता है वह एक जैसी नहीं होती है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं तो कई प्रकार के होते हैं, कई सारी जो उनमें खूबियाँ होती है। तो कोई बच्चे क्या है कि वह जल्दी सीख गया, कोई बच्चा लेट में सीख गया, है ना, कोई बच्चा जल्दी भूल जाता, कोई याद रखता है। तो इस प्रकार जो है विभिन्नताएं होती हैं। अगर तीसरे नंबर पे पॉइंट पे अगर बात करें तो ऐसे में शिक्षक को इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी विधि, ऐसे शिक्षण, ऐसे सूत्र शिक्षण, ऐसी सहायक सामग्री इत्यादि का उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चे के लिए ऐसी विधियों का, ऐसी शिक्षण विधियों का, ऐसी सामग्रियों का और ऐसे पाठ्यक्रमों का उपयोग करना चाहिए जो उनकी
सभी बच्चे आसानी से सीख सके। यानी आवश्यकता के अनुरूप और क्या करना चाहिए जो है, तो सामंजस्य होना चाहिए, है ना। इसमें जो है तो उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जिससे वह क्या कर सके, अपने अधिगम को अधिक मजबूत बना सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भाषा शिक्षण के प्रमुख सूत्र, नियम और शुद्ध सिद्धांत की, तो पहला क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है, मतलब जैसे यहाँ पे हम जैसे पहला क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर इस ऐसा है कि जब इस बालक को क्या हो जाएगा, शिक्षण का ज्ञान हो जाएगा, यानी अपनी भाषा का ज्ञान हो जाएगा, तो यह क्या होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर चलेगा। यानी यह पहले क्या होगा, मूर्त चीज़ों को ज्ञात करेगा, यानी ऐसी चीज़ों को ज्ञात करेगा, ऐसी चीज़ों को पढ़ेगा जो उसे दिखाई देती है, उसे समझ में आती है। फिर उनके माध्यम से वह क्या, उन वस्तुओं या उन ज्ञान के बारे में तार्किक चिंतन करेगा जो अमूर्त है, जो कल्पना पर आधारित है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि बच्चे को जब हम काखा गागा का वर्णमाला पढ़ा देंगे, तो बच्चे को चूंकि का से ज्ञान तक का क्या हुआ है, वर्ण है, स्वर व्यंजन क्या हो गए, यह मूर्त हो गए। अब इससे क्या होगा, बच्चा अमूर्त, जैसे अगर हमें अनार लिखना है तो बच्चे को हम बोलेंगे कि आप अनार लिखिए, तो बच्चा चूंकि बच्चे को ज्ञान है कि आ क्या है, एक स्वर है, का क्या है, व्यंजन है ना, और रा किसमें आता है, वर्णमाला में, व्यंजन में, तो वह पहले आ लिखेगा, फिर उसके बाद बड़ा ना बनाएगा और उसके बाद रा बनाएगा। इस प्रकार क्या है, वह मूर्त से अमूर्त की ओर चिंतन कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी जब हम बच्चे को भाषा शिक्षण का ज्ञान करा देंगे तो बच्चा जो होगा तो ज्ञात से अज्ञात की ओर भी वह जा सकेगा। यानी पहले वह ज्ञात राशियों को, यानी जो ज्ञात राशियां हैं, जो ज्ञात ज्ञान है, का वो वर्णमाला, 12 खड़ी, गिनती, इस प्रकार उसके बाद क्या है, वह धीरे धीरे अज्ञात की ओर भी जाएगा। इसको हम मूर्त अमूर्त ये दोनों एक ही रूप है। इसमें क्या होगा कि अगर बच्चे को 5 व 5 देंगे तो वह जो है तो ज्ञात राशि दे दी है, तो वह उससे अज्ञात राशि यानी 10 को खोज लेगा। ठीक है, तो उसमें खोज का भी विकास होता है। फिर क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जब बच्चे को भाषा शिक्षण का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, भाषा शिक्षण का जो अधिगम का ज्ञान हो जाता है, तो वह क्या करता है, वह विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलता है। यानी वह पहले छोटी छोटी ज्ञान की जो वस्तुएं, जो चीज़ें, उनको सीखेगा और वह धीरे धीरे क्या करेगा, जो है तो संश्लेषण, यानी जो तो एक बड़े रूप को वह क्या करेगा, बड़े रूप की ओर चलेगा। यानी पहले छोटे छोटी समस्याओं का समाधान करेगा, फिर वह बड़े स्तर पर समस्याओं का समाधान करेगा। ठीक है, आगमन से निगमन की ओर। आगमन का से निगमन यानी उदाहरण से नियम की ओर। यानी पहले बच्चे को क्या, उदाहरण देकर हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, धीरे धीरे उन्हें नियम वगैरह भी बताने चाहिए। अगर हम उन्हें जो है तो संधि बताएंगे, जैसे राम राम ग्रह, तो यहाँ पे अगर हम बच्चे को संधि बता दें, ये क्या हो गया, उदाहरण। अगर हम इसका नियम बनाए तो राम धन आग्रह, है ना, तो क्या हो जाएगा, रामाग्रह। तो यहाँ पे बच्चों को पहले हम उदाहरण देंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है तो भाषा शिक्षण के ये जो प्रमुख नियम है और सूत्र। दूसरा क्या है कि मनोवैज्ञानिक से तार्किक चिंतन की ओर। यानी बच्चों की जो मनोवैज्ञानिकता है वो इस प्रकार से विकसित होगी जिससे वह क्या, तार्किक चिंतन की ओर हो सके। उनके अंदर कैसी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, कल्पना शक्ति की, तर्क शक्ति की ओर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वह अपना जो भाषा शिक्षण का प्रमुख ज्ञान है, जो मुख्य रूप से ये सूत्र है, कौन कौन से, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमन से निगमन और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ठीक है, चलिए हमने तो सूत्र देख लिए, नियम देख, अब हम देखेंगे भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, यानी भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। तो यहाँ पे जो पहला उद्देश्य प्यारे साथियों, कि बालक को अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में योग्य बनाना। यानी ये जो बालक है, इस बालक को अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में योग्य बनाना।
तो वह योग्य कैसे बन सकता है? जब उसे भाषा का ज्ञान होगा, चाहे वह कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, उर्दू भाषा हो। तो भाषा का एक अपना महत्व है और वह भाषा हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो बालक क्या करेगा? भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को क्या करेगा? व्यक्त करेगा, है ना। यानी अगर बालक भाषा सीख जाता है तो अगर बालक को भोजन की आवश्यकता है तो अपनी माँ से बोल सकता है कि मुझे भोजन चाहिए। अगर पानी की आवश्यकता है तो माँ से बोल सकता है पानी चाहिए। अगर उसे पढ़ने जाना है तो वह बोल सकता है कि माँ मुझे विद्यालय जाना है। इस प्रकार जो है तो वह अपनी बातों को एक दूसरे से जो है तो संप्रेषण के माध्यम से क्या कर सकता है? अपनी बातों को पहुंचा सकता है। ठीक है। दूसरा है समझ के साथ पढ़ने की क्षमता को विकसित करना। क्योंकि जो किताबें होती है, जो पाठ्य पुस्तकें होती है, वह एक निश्चित भाषा में होती है। यानी हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है और संस्कृत उर्दू में भी होती है। तो बच्चे को जब उस भाषा का ज्ञान हो जाएगा तो वह क्या करेगा? पढ़ने की क्षमता को विकसित करेगा। जैसे हमें भाषा का ज्ञान है तो हम पढ़ने की क्षमता हमारी क्या है? विकसित है। यानी हम जो है तो उसको पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छी लिखावट को विकसित करना। क्योंकि कब किस भाषा में किस शब्द का प्रयोग करना है, किस वाक्य में कहाँ कौन सा मात्रा लगेगी, तो जब उसको भाषा का ज्ञान हो जाएगा तो वह क्या कर सकता है? अपने से बढ़िया अच्छी लिखावट को विकसित कर सकता है। जैसे अगर हम आपको यहाँ पे लिखावट करें तो यहाँ पे जो लिखावट है, तो लिखावट चूंकि हमें भाषा का ज्ञान है तो हम पहले जानते हैं कि पहले छोटी लिखी आएगी, फिर बड़ा खा आएगा, छोटा वा आएगा, छोटा टा होगा। तो इस प्रकार जो है तो लिखावट को भी अच्छे से विकसित कर सकता है। ठीक है। फिर क्या है? संप्रेषण कौशल को विकसित करने के लिए, यानी जो भाषा शिक्षण का जो एक मुख्य उद्देश्य है वह यह उद्देश्य है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संप्रेषण कौशल, यानी अपनी बातों को व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपने संचार, अपने जो है तो अपनी संप्रेषण कौशल यानी भाषा के आदान प्रदान के कौशल को विकसित करना। यानी जैसे ही हम अच्छे से भाषा सीखेंगे तो हम अपने संप्रेषण कौशल को सुधार कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य यह है कि बच्चों के अंदर बोलने, लिखने और समझने की कौशल को विकसित करना। किसके माध्यम से? भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के माध्यम से। ठीक है। चलिए यहाँ पे आई होप कि साथियों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आया तो वीडियो को क्या करिए? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।